नमस्ते और नए वर्ष में आपका स्वागत है। हर वर्ष की तरह हम आने वाले साल के 10 प्रमुख फोरकास्ट का विश्लेषण करेंगे। ये भविष्यवाणी और एनालिसिस दोनों ही रुचिर शर्मा और उनकी टीम ने किए हैं ब्रेकआउट कैपिटल में, तो सुनते जाइए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस आने वाले साल में आपको शेयर्स खरीदने चाहिए या बेचने चाहिए, कि डॉलर रुपये के मुकाबले मजबूत होगा या कमज़ोर, जो आपकी छुट्टियों पर असर डाल सकता है, और ऐसी कई और भविष्यवाणियाँ जो आपके इनकम और खर्च को संभालने के तरीके को बदल सकती हैं 2024 में। तो बहुत धन्यवाद रुचिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये हमारा 10वां साल है इसे करते हुए। हाँ, 10 साल हो गए इस शो को करते हुए, और मैं अगर बोल सकूं तो 25 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं हमें साथ में शोज़ करते हुए, सिग्नेचर बजट शो से शुरू करके। इस शो में ख़ास बात तो है, अपना एक अलग ही प्रभाव है इस शो का। सही कहा ना? मेरे ख्याल से पहले देखते हैं साल कैसा गया, और साथ ही कोशिश करें आने वाला साल कैसा होगा उसकी भविष्यवाणी करने की। और एक खास बात यह है कि मैं 2 फोरकास्टिंग नियमों को दिमाग में रखता हूँ। पहला ये कि नए कैलेंडर साल का मतलब ये नहीं कि नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा। मैं जानता हूँ पहले से चल रहे ट्रेंड्स नए साल में भी बरकरार रह सकते हैं। ट्रेंड्स को कैलेंडर सालों की परवाह नहीं होती, हमें इसे उस तरीके से डिफाइन करना चाहिए। और दूसरा, हमेशा एक मिक्सचर होता है कॉन्ट्रेरियन, और कुछ ट्रेंड्स का जो थोड़े बहुत प्रिडिक्टेबल होते हैं। हमें हमेशा बड़ा स्टाइलिश लगना पसंद है। अगर हम अचानक विपरीत बातें करें या कभी कभी बड़े विश्वास के साथ कुछ कहें जो पहले ही हो रहा है, तो मैं समझता हूँ बस इन दोनों का मिश्रण ही वो ट्रेंड्स तय करता है जिनके बारे में हम बात करेंगे 2024 के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, आपने आमतौर पर पिछले 9 सालों में कमाल की सूझबूझ दिखाई है। मुझे लगता है इसीलिए आपने मुझे फिर से बुलाया। इस साल के भविष्यवाणी की ओर बढ़ने से पहले क्या हम पिछले साल की आपकी भविष्यवाणी पर एक नज़र डाल सकते हैं कि असल में वो कैसी रही? सबसे पहले चलो टॉप ट्रेंड्स पर एक नज़र डालते हैं। आपने कहा था कि लंबी मशक्क़त होगी और मंदी नहीं आएगी, पर सर्वसम्मति से भविष्यवाणी ये थी कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी की ओर ले जाएगी। और आपने कहा था कि मंदी नहीं आएगी, लंबी मशक्क़त होगी, कोई गहरी या तीखी मंदी नहीं। और वास्तविक रूप में कोई मंदी नहीं थी। दरअसल अमेरिकी अर्थव्यवस्था में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, जो कि बाकी सबकी भविष्यवाणी से एकदम अलग था। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ थी। सच कहूँ तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है, जितना कोई भी सोच सकता था, क्योंकि हम जैसा उम्मीद कर रहे थे कि हमें कुछ लंबी मशक्क़त का सामना करना पड़ेगा। पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 2.5% की वृद्धि हुई, जो कि अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी ज़बरदस्त विकास दर है, और इससे भी ज़्यादा जो बाकी दुनिया है वो उतना अच्छा नहीं कर पाई। यूरोप एग्जाम्पल है जो रिसेशन के कगार पे खड़ा था और जस्ट बचा। चीन का तो पिछले साल बहुत बुरा हाल रहा, जैसा कि ठीक दस्तावेज़ों में दर्ज है। पर 2 अच्छी चीज़ें भी थीं, यूएस था और फिर चीन के बाहर के उभरते बाजार भी थे, इंडिया समेत, जो इस पूरे चरण में काफ़ी मजबूती से टिके रहे। तो मेरा सोचना है कि कुल मिलाकर वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी से बचकर निकल गई, और हम भूल जाते हैं कि पिछले साल इस समय 60% से ज़्यादा अर्थशास्त्रियों का मानना था कि यूएस अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ जा रही है। शानदार। ये भविष्यवाणी महत्वपूर्ण थी क्योंकि अर्थशास्त्रीय समूह ने कभी भी मंदी की पूर्वानुमान नहीं लगाई। ठीक है। और आपकी दूसरी भविष्यवाणी ये थी कि डॉलर गिर जाएगा, और वो भी जब बहुत से लोग इसके उलट बोल रहे थे। सच में डॉलर ने 3% गिरावट देखी, जो कि फिर से काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, और आप बिल्कुल सही निकले। हाँ, और वो डॉलर इंडेक्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ करेंसीज की वजह से झुकसा गया है। दरअसल बहुत सारी करेंसीज ने, आधे से ज़्यादा करेंसीज ने पिछले साल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपनी कीमत में बढ़ोतरी देखी है, और कुछ करेंसीज ने तो खास बढ़ोतरी देखी, जैसे कि लैटिन अमेरिका की करेंसीज, ईस्टर्न यूरोप की करेंसीज, कुछ देशों की करेंसीज काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुई हैं। कमज़ोरी सिर्फ कुछ गिनी चुनी करेंसीज में ही केंद्रित थी। चीनी करेंसी कमज़ोर हुई, जापानी येन भी कमज़ोर हुआ, लेकिन ज़्यादातर करेंसीज पिछले साल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ऊपर गईं। और हाँ, ये बात उस समय की उम्मीद के खिलाफ थी उस समय पे, और रुपया तो गजब का स्थिर रहा। दरअसल रुपया पिछले साल दशकों में सबसे स्थिर रहा है, और आईएमएफ और सब तो शिकायत करते ही रहते हैं कि रुपया बहुत स्थिर है क्योंकि आरबीआई हस्तक्षेप कर रहा है। लेकिन ये कहते हुए भी डॉलर आम तौर पर तो स्थिर रहा, या ज़्यादातर मुद्राओं के मुकाबले गिरावट आई है। सारे इंडेक्स में कुल मिलाकर 3% की गिरावट आई, इस क्षेत्र की कई मुद्राओं की मजबूती के कारण। देखिए, अमेरिकी अर्थव्यवस्था छा रही है सबकी उम्मीदों के खिलाफ, और बाइडेन की रेटिंग्स गिरती जा रही हैं, और डॉलर भी गिरा। हाँ,
इसके बावजूद कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था खुद बड़ी मजबूत रही और पिछले साल अमेरिका में ब्याज दरें काफ़ी बढ़ी थीं। आपका अगला फोरकास्ट जो आपने पिछले साल दिया था ये था कि ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स अमेरिकी स्टॉक मार्केट से ज़्यादा बढ़ेंगे, लेकिन असल में अमेरिकी स्टॉक मार्केट में 27% की वृद्धि हुई और बाकी दुनिया के स्टॉक मार्केट्स औसतन 15% बढ़े। तो वो फोरकास्ट था। ओके, तो ये सही नहीं हुआ मुख्य रूप से टेक सेक्टर की वजह से। हाँ, अमेरिका में पिछले साल जो हुआ वो ये था कि मेगा कैप टेक शेयर जैसे कि एप्पल, अमेजॉन और बढ़ते हुए जैसे कि एनवीडिया, इन शेयरों की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल आया। राइट। इनको मैग्निफिसेंट 7 का टैग मिला और ये सब सातों स्टॉक्स 100% से ज़्यादा चढ़े। तो बाज़ार में पहले से बड़ी वैल्यू थी जो 2023 में आते आते उससे भी 2 गुना हो गई। तो इसी वजह से अमेरिकी स्टॉक मार्केट ऊपर गया, पर एवरेज अमेरिकी स्टॉक उतना अच्छा नहीं चला। असल में आप देखिए अमेरिका का बराबर वाला इंडेक्स, हाँ, तो इन मेगा कैप टेक स्टॉक्स के अलावा बाकी सबका रिटर्न सिंगल डिजिट में ही रहा। ये मेगा कैप टेक स्टॉक्स बढ़े। बस एआई ने सबको हैरानी में डाल दिया और शेयर बाजार की चाल और टेक सेक्टर को बदल दिया, क्योंकि आपकी चौथी भविष्यवाणी ये थी कि टेक में कमी आएगी 2023 में। असल में टेक तो 55% ऊपर गया, बहुत बड़ा बदलाव हुआ। तो वो फिर से हुआ उन्हीं सब सातों शेयरों में, क्योंकि अगर आप उन 7 शेयरों को निकाल दें, बाकी टेक सेक्टर का प्रदर्शन उतना स्पेक्टेक्युलर नहीं रहा। पर कुल मिलाकर इनमें से कुछ चीज़ें आपस में जुड़ी हुई थीं और ये वही जगह है जहां चीज़ें उस तरह से नहीं चलीं जैसा मैंने सोचा था, क्योंकि एआई की लहर वाकई में आ गई और ये सिर्फ 7 कंपनियों में ही केंद्रित होकर रह गई जहां तक रिटर्न्स की बात है। और आप इस साल के लिए भी टेक स्टॉक्स पे नज़र रखेंगे आने वाले साल के अनुमान में? क्योंकि ये बड़ा हिस्सा है लैंडस्केप का, भविष्यवाणी नहीं कर सकते बिना सोचे, इन बातों के इर्द गिर्द बिना चर्चा किए। आप टीवी की बात कर रहे हैं और इसने ढेर सारे मीडिया वालों को उदास कर दिया। आपने कहा था टीवी कम पैसे खर्च करेगा पर कंटेंट बेहतर होगा। दरअसल जो हुआ ना, टीवी पर खर्चों की ग्रोथ ज़ोरदार तरीके से घट गई। जहां हर साल 25% की बढ़ोतरी होती थी, वहां ये घटकर महज 9% रह गई। ये काफ़ी ज़्यादा कमी थी, लेकिन हाँ, हर यूज़र से होने वाली कमाई बढ़ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि बावजूद मीडिया की ग्रोथ में कमी के यूज़र प्रति रेवेन्यू ज़्यादा हुआ। ये हमने पिछले साल इस समय देखा था ये बात कि लोग अपने बजट में काफ़ी काट छांट करेंगे, और मेरी राय थी कि बाज़ार में बहुत सारा कंटेंट मौजूद है, तो कुछ समझदारी भरा कंटेंट मिलने से बेहतर क्वालिटी की उम्मीद रखी जा सकती है। और लगता है पिछले साल के नंबर्स को देखते हुए ऐसा ही हुआ भी। आपने बड़ी भविष्यवाणियां की थी। जापान जो काफ़ी वक्त से संघर्ष कर रहा था, आपने कहा था कि जापान वापसी करेगा, और क्या वो वापसी कर पाया? जापानी स्टॉक मार्केट में 25% की उछाल आ गई। आपने ये कैसे देखा और इसका श्रेय किसे देंगे? ये कई चीज़ों का मिश्रण था। बस एक ही देश था जिसे इन्फ्लेशन वापस आने से फ़ायदा हो सकता था, और वह जापान था। वे इस डिफ्लेशन में फंसे थे, तो थोड़ी सी इन्फ्लेशन वापस लाने की और वेजेस बढ़ाने की ज़रूरत थी। और फिर ये भी ना, उनकी कॉरपोरेट शेयर होल्डर स्ट्रक्चर में भी काफ़ी सुधार हुआ। और देखिए ना, जापान में आत्मविश्वास की वापसी दिख रही है। टोक्यो में आवासीय रियल एस्टेट बाजार लंबे समय से काफ़ी ठंडा था, लेकिन अब वहाँ खूब चहल पहल है। आमतौर पर जापान में फिर से आत्मविश्वास जगा है, और मुझे लगता है ये कुछ इस वजह से भी है क्योंकि उनको लगा था कि चीन से वो बहुत पीछे रह गए हैं, और चीन के थोड़ा सा पिछड़ने की बात भी इसमें मददगार रही है। तो मुझे लगता है कई कारण मिलकर जापान वापस आया, और जापानी स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और हाँ, ये भी कि अगर आप अब जापान जाएं तो आपको अर्थव्यवस्था में, टोक्यो के रेजिडेंशियल रियल एस्टेट बाजार में नजर आता है कि जापान में लोगों का भरोसा काफ़ी बढ़ गया है। आपने चीन का जिक्र किया था और ये भी कहा था कि ग्लोबल कंपनियां पिछले साल तक चीन से बाहर निकलेंगी। ये थोड़ा वक्त से पहले की बात है, क्योंकि पिछले साल के अंत में ऐसा लगने लगा था। हर किसी ने ये देखा, मगर आपने तो साल की शुरुआत में ही बोल दिया था। और देखो अमेरिका से इन्वेस्टमेंट का इजाफा कैसा हुआ। असल में अगर आप ग्राफ के दाहिने साइड को देखो तो चीन के लिए इन्वेस्टमेंट कम हो गया है, वहीं मैक्सिको, कनाडा, वियतनाम, ताइवान और कुछ हद तक भारत में निवेश बढ़ा है। तो जो चीन से निकला वो इन दूसरे देशों में चला गया। राइट। तो इस तरह का ग्लोबलाइजेशन चलता रहा। इससे ये पता चलता है कि फोकस बदल रहा है। तो आप देखते हैं ग्लोबल कंपनियां, खासकर अमेरिका की कंपनियां, चीन से बाहर निकल रही हैं, और वेज डिफरेंशियल अभी भी काफ़ी कम्पिटिटिव है। इसलिए वे भारत से इंडोनेशिया तक के कई देशों में जा रहे हैं। मैक्सिको को साफ तौर पर इस ट्रेंड का बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, लेकिन हाँ, चीन हर तरह से अपना हिस्सा खो रहा है, और
हम इस बारे में 2024 के ट्रेंड्स में और बात करेंगे। ठीक है, इस साल आप देखेंगे कि चीन का क्या होगा। हाँ, आपका पिछले साल का 8वां अनुमान था कि जो सरकारें वाइल्ड तरीके की नीतियों पर चली गई थीं, वहाँ रूढ़िवादी और संरक्षणवादी नीतियों की तरफ वापसी होगी। असल में कई देश वापस रूढ़िवादी आर्थिक नीतियों पर चले गए। वो क्यों बदल गए और वो कौन से देश हैं? तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ मुख्य बात यह है कि ब्याज दरें बढ़ गई हैं, फाइनेंसिंग की लागत काफ़ी महंगी हो गई है, और इस माहौल में जहाँ ढेरों अनुशासन लग रहे हैं, खासकर उन उभरते बाज़ारों पर जो एक्सटर्नल कैपिटल पर इतना निर्भर है। तो पिछले साल आपने देखा होगा कि तुर्की, अर्जेंटीना, नाइजीरिया जैसे कुछ बास्केट केस देशों में और वहाँ की सभी सरकारों में नेतृत्व के बदलने के कारण भी अक्सर नीतियों में बदलाव देखा गया। मुझे लगता है कि ये बड़ा बदलाव था। दरअसल आपका अगला अनुमान जो अभी हम दिखाएंगे वो ये था कि विभिन्न देशों में चुनावों के बाद शेयर बाजार उठेंगे, और बस देखो तो चुनावों के बाद वो वाकई में चढ़ गए। अर्जेंटीना का शेयर बाजार 31% ऊपर, टर्की 29, पोलैंड 27, नाइजीरिया 4%, सिर्फ थाईलैंड 4% नीचे। हाँ। लेकिन आमतौर पर आपकी ये भविष्यवाणी कि चुनाव के बाद शेयर बाजार बढ़ेगा, ये सभी देशों में हो गया। क्योंकि मेरा अनुमान ये था कि जैसे ही नए नेता आने की उम्मीद की जाती है, बाजार भी वैसा ही सोचता है, क्योंकि उनको लगता है नए नेता आकर नई नीतियों पर ध्यान देंगे, वो आर्थिक सुधार करेंगे और इसी के चलते बाजार को उठने में मदद मिलेगी। ये एक अध्ययन है जो मैंने किया है, और हमने इसके बारे में कई साल पहले बात की थी कि किसी भी डेवलपिंग कंट्री के शेयर बाजार में शुरुआती 6 से 18 महीनों में सबसे अच्छे रिटर्न्स होते हैं। नए लीडर के बाद नया लीडर सत्ता में आता है, आपकी उम्मीद जगती है और फिर हकीकत आती है। हाँ, फिर आपने कहा, और ये पिछले साल की शुरुआत में बनी आपकी 10वीं भविष्यवाणी थी, बहुत सारी निराशावादी भावना थी, और आपने कहा था इस दौरान ब्लूबर्ड्स ढूंढें, ब्लैक स्वॉन्स नहीं। और आपने कहा था कि महंगाई बहुत नीचे जाएगी, है ना। महंगाई के चढ़ने का और विकास दर के गिरने का मत सोचो, जैसे कि ब्लैक स्वॉन्स की सोच होती है। वास्तव में सच तो ये है कि विकास दर ज़्यादा मजबूत थी और महंगाई कम, जिसने शेयर बाजार में पक्के रिटर्न्स दिलाए। तो मेरा पूरा पॉइंट उस वक्त ये था कि हमने 2022 खत्म किया और 2023 की शुरुआती समय में बहुत निराशा का माहौल था। हाँ, यूक्रेन में युद्ध हो रहा था, और जैसे शुरू में कहा 60% से ज़्यादा इकोनॉमिस्ट सोचते थे कि हम रिसेशन में जा रहे हैं, तो ना बड़ी नेगेटिव सोच थी उनकी। और मैंने कहा था ना, जब इतनी नेगेटिव सोच हो तो थोड़ा सा भी पॉजिटिव होने पे सरप्राइज हो जाता है, और कम से कम आर्थिक नज़रिए से मुझे लगता है कि पॉजिटिव सरप्राइजेस ज़्यादा रहे नेगेटिव से। मुझे पता है अक्टूबर में इजराइल हमास के बीच संघर्ष से सब काफ़ी हैरान हुए थे, लेकिन साल को आमतौर पर देखें तो हाँ, जब हम पीछे मुड़ के देखें आर्थिक और वित्तीय नज़रिए से, खास तौर पर उम्मीदों के हिसाब से, तो पिछला साल काफ़ी अच्छा बीता। बढ़िया रिकॉर्ड होने के बाद अब आप पर दबाव है। चलो देखते हैं अब आपकी 2024 के लिए भविष्यवाणियाँ क्या हैं, और हम सब अपना व्यवहार आपकी भविष्यवाणी के अनुसार बदलेंगे। आपकी पहली भविष्यवाणी है और आप कह रही हैं कि ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा साल होने वाला है। असल में दुनिया की 46% जनसंख्या के चुनाव होंगे। ये सबसे ज़्यादा है 1800 के बाद से। ये तो गजब है। और आप जो ये जोड़ रहे हैं वो एक बहुत अहम पहलू है। लोग वोट डालने का तरीका बदल चुके हैं। अब केवल 30% सरकारें वापस चुनी जाती हैं। 70% एंटी इनकम्बेंसी है, सरकारें बाहर कर दी जा रही हैं। 10-15 साल पहले दुनिया भर में 70% सरकारें वापस चुनी जाती थीं, तब सत्ता के प्रति समर्थन था। तो अब एंटी इनकम्बेंसी है। दोराब ने बहुत साल पहले एंटी इनकम्बेंसी शब्द गढ़ा था, और अब दुनिया दोराब के साथ कदम मिला रही है। तो ये टर्म बहुत ही अनोखे रूप में एक भारतीय टर्म है, पर मुझे लगता है बाकी दुनिया इसे जल्दी इस्तेमाल करने लगेगी, क्योंकि जैसे अगर आप यूएस जैसी जगहों को देखें, और हमने इस पर जो एनालिसिस देखा है, हमें पता चलता है कि अगर आप पहले कार्यकाल की स्वीकृति रेटिंग्स देखें, राइट, तो अब पहले कार्यकाल से कम होती जा रही है और फिर खत्म हो जाती है। तो आज ऐसा कोई भी, जैसे कि बाइडेन के दोबारा चुने जाने की संभावनाएं, हाँ, सट्टा बाजार तो उसके जीतने की संभावना 30% से भी कम बता रहा है। हाँ, तो मेरा मानना है कि ऐसा ग्लोबली चल रहा है, यानी कि इतने सारे चुनाव होना तय है। मेरे ख्याल से इसके असर का पता लगाना ज़्यादा दिलचस्प है। एक मुद्दा ये है कि जब इतनी कम मंजूरी दरें हैं, और ये एक राज है कि नेताओं की मंजूरी दरें इतनी कम क्यों हैं, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था ने इतना बुरा काम नहीं किया है, लेकिन आमतौर पर आय असमानता के कारण
या फिर लोगों को हो रही तकलीफ़ों के कारण हमारे में ये आदत सी बन गई है कि हम नेताओं को बाहर कर देते हैं। तो मेरा मानना है कि इस साल चुनाव में जा रहे ज़्यादातर नेताओं को हारने का खतरा है। हाँ, ये तो कमाल है। और इतने सारे चुनाव हैं, ये वैसा है जैसा भारत में हुआ करता था। सन 77 से 2002 तक के 25 सालों में 70% सरकारों को बाहर कर दिया गया था। अब बराबरी पे है। तो ये जैसे दुनिया वापस उस दौर में जा रही है जहां भारत आज से काफ़ी पहले था, 80 का दशक। 80 के आखिर में। अगला अनुमान है कि जैसे ही चुनाव आ रहे हैं, सरकारें ज़्यादा खर्च करेंगी और बजट घाटा बढ़ेंगे। और ये और भी बढ़ सकता है, लेकिन निवेशकों को ये पसंद नहीं आएगा, इसलिए वो इसका विरोध करेंगे। अगर बजट घाटा पर गौर करें तो अमेरिका में ये 3.5% से बढ़कर 6% जीडीपी हो गया है। भारत में 4 से बढ़कर लगभग 5.5% हो गया है। मेक्सिको में 2 से 4% दुगना हो गया है और इंडोनेशिया स्थिर रहा है। तो बजट डेफिसिट्स बढ़ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, ये और भी बढ़ने वाले हैं। तो निवेशक इसे लेकर चिंतित हैं। हाँ, तो यही मेरा भी अनुमान है। ये निवेशक मांग करेंगे ज़्यादा प्रीमियम सरकारी कर्ज रखने के लिए, क्योंकि मार्केट में आने वाली है इतनी ज़्यादा सप्लाई। और चुनावी साल में रिसर्च दिखाती है कि नेताओं का खर्च करने का रुझान और भी बढ़ जाता है। तो मेरा मानना है कि इस साल जो बड़ा खतरा है वो ये है कि अप्रूवल रेटिंग्स काफ़ी कम है। बेशक भारत और इंडोनेशिया जैसे देशों में ये एक अपवाद है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर नेताओं की अप्रूवल रेटिंग्स कम हैं। वे और अधिक खर्च करने के लिए मोहित होंगे, क्योंकि दूसरों के पैसे खर्च करना सबसे आसान काम है। उनको तनाव होगा क्योंकि बजट का घाटा पहले से अधिक है। और देखो, आप इसे एपिक टक्कर बोलते हैं, नेता और निवेशकों के बीच। और अगर भारत की बात करें तो सबसे बड़ी चिंता है राज्यों का बजट घाटा। ज़रा इसके बारे में बताएं। राज्य हैं, उनका बजट घाटा कुल बजट घाटे का अब तक का सबसे उच्च प्रतिशत है। हाँ, और ये भी क्योंकि भारतीय राज्यों द्वारा खर्च की जाने वाली राशि काफ़ी अधिक है। इस मायने में हमारे पास एक सच्ची फेडरल सिस्टम है, जिसमें भारत सरकार के कुल खर्च का 50% से अधिक खर्च राज्य स्तर पे होता है, जो कि ग्लोबल एवरेज से लगभग दुगुना है। पूरी दुनिया में ज़्यादातर खर्चा केंद्र सरकार करती है। भारत की बात हो तो ज़्यादातर खर्चा यहाँ के राज्य करते हैं। और राज्यों में भी खर्चे का बड़ा हिस्सा फ्रीबीज वाली चीज़ों और जनता को लुभाने वाले तोहफों पर जा रहा है। हमें हाल के चुनावों में भी दिखा। मध्य प्रदेश, राजस्थान में सरकार ने ढेरों मुफ्त की चीज़ों के किए। मैं इन्हें मुफ्त की चीज़ें, तोहफे वगैरह कहने के बजाय ये भी मानता हूँ कि इसमें वेलफेयर मेजर्स भी शामिल होते हैं। हाँ। तो साफ होना चाहिए कि जब सही तरीके से किया जाए तो ये गरीबों की मदद भी करता है। तो ये बस सही अनुपात की बात है कि हाँ, देश को तो चाहिए ही है वेलफेयर खर्चे, और वेलफेयर स्टेट की ज़रूरत होती है, तो वो तो बस होना ही चाहिए। सवाल ये है कि आप कितना खर्च कर सकते हैं और आप कितना बुनियादी ढांचा और कैपेक्स पर खर्च कर रहे हैं और कितना कल्याणकारी चीज़ों पर। ये कहना ठीक रहेगा ना कि चूंकि सिर्फ कुछ राज्यों के चुनाव ही होंगे, शायद राज्य के बजट डेफिसिट ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, या फिर वो लोग आम चुनावों में ज़्यादा वोट पाने के लिए ऐसा वैसे भी कर ही देंगे। बिल्कुल। तो बात ये है ना, सामान्य चुनावों की वजह से दबाव बनेगा। हाँ। मतलब दबाव इतना होगा कि इस साल खूब पैसा खर्च करना पड़ेगा। ये तो एक आम टिप्पणी है। ये सिर्फ भारत में ही नहीं है, पूरी दुनिया पर का यहाँ हाल है। फर्क राज्यों का है। फर्क राज्यों का है। सबसे बड़ी चिंता यूनाइटेड स्टेट्स है, जहां पहले बजट घाटा 3% होता था और अब वो 6% होने वाला है। ये सही है। आने वाले समय के लिए, ये नहीं कि सिर्फ 1 या 2 साल के लिए 6% होगा। यूनाइटेड स्टेट्स का बजट घाटा आने वाले समय के प्रोजेक्शन में 6% रहने वाला है। बिल्कुल अभूतपूर्व और चिंताजनक है। बिल्कुल। आपकी तीसरी भविष्यवाणी, जो कि काफ़ी चिंताजनक भी है, लेकिन एकदम अलग टाइप के मुद्दे पर, विकसित देशों में इमिग्रेशन की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। असल में आप कह रहे हैं कि इमिग्रेशन के खिलाफ प्रतिक्रिया होने वाली है। अमेरिका इमिग्रेशन बढ़ा 35%, यूके 45%, कनाडा 20% ऊपर और ऑस्ट्रेलिया बढ़ा 25%। मतलब विरोध तो होगा, पर आप ये भी कह रहे हैं कि असल में ये भारत के लिए थोड़ा अच्छा भी है, क्योंकि यहाँ से प्रवास कर गए एनआरआईज पैसा वापस भेज रहे हैं और वो रकम अब एक $125 बिलियन तक बढ़ गई है। ये बड़ी रकम है और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए मददगार है। जीडीपी का 3% से ज़्यादा, एफडीआई या अन्य स्रोतों से कहीं ज़्यादा। अगर आप एनआरआई डिपॉजिट्स ले लें तो ये जीडीपी का और 3.5% बनता है। वे नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस जो भारत को पैसे भेज रहे हैं,
उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, जैसा आपने यहाँ पे इमिग्रेंट्स के बारे में कहा, मुझे लगता है कि विकसित देशों के नज़रिए से देखें तो एक बात याद रखनी पड़ती है, पिछले साल इमिग्रेंट्स ने काम के शॉर्टेज में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इससे मजदूरी कम करने में और महंगाई को घटाने में मदद मिली, क्योंकि इतने सारे प्रवासी आए कि उन्होंने महंगाई के दबाव को काफ़ी हल्का किया, क्योंकि मजदूरों की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा हो गई थी उन देशों के अंदर। पर इससे सामाजिक तनाव भी बढ़ता है। बिल्कुल। और जो नंबर्स मैंने आपको दिखाए वो तो सिर्फ लीगल इमिग्रेंट्स हैं। अमेरिका जैसी जगहों पर तो इलीगल इमिग्रेंट्स की संख्या इससे भी ज़्यादा है, वही मात्रा या उससे भी कहीं ज़्यादा। बिल्कुल सही। और अब हम देख रहे हैं कि इसके खिलाफ बहुत ज़ोरदार प्रतिक्रिया हो रही है। एक तरफ यहाँ के स्थानीय लोग कम इमिग्रेशन चाहते हैं क्योंकि इससे उन्हें ज़्यादा मदद मिलती है और ये समाज की बनावट को भी साबुत रखता है। लेकिन दूसरी ओर ज़्यादा इमिग्रेशन से महंगाई कूल डाउन होता है और इससे वो पॉजिटिव चीज़ भी चली जाती है। तो इमिग्रेशन पश्चिमी देशों की मदद तो कर रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की भी मदद कर रहा है। हाँ। क्योंकि वो सोशल टेंशन जिसकी आप बात कर रहे हैं वो है ना, यूके में भी एंटी इमिग्रेंट पॉलिसी। राइट। और हाँ, और पूरी दुनिया में सच में, क्योंकि जो इलेक्शन हमने देखे ना 2023 में पोलैंड या डच इलेक्शंस में, हमने देखा है कि इमिग्रेशन एक बड़ा मुद्दा बन गया है और मुझे शक है कि ये 2024 में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। और हमने कुछ सरकारों को सत्ता में आते देखा है, काफ़ी खराब सरकारें जो एंटी इमिग्रेंट बयानबाजी के आधार पर सत्ता में आ रही हैं। यूरोप में देखा जा रहा है। अब अर्थव्यवस्था की बात करें तो आपके चौथे अनुमान में आप कह रहे हैं कि कोई बड़ी मंदी नहीं आएगी, बहुत भयानक रिसेशन नहीं होगा, लेकिन स्लो डाउन तो होगा ही, वो तो होना ही है। और इसका एक कारण आप कह रहे हैं कि शेयर अब पहले जितने ज़्यादा ओवर वैल्यू नहीं है, वे 2021 में 45% ज़्यादा थे, अब वे 20% ज़्यादा हैं, तो अब उतनी गिरावट की संभावना नहीं है। वे ये भी कह रहे हैं कि ब्याज दरों के बढ़ने से तुरंत असर नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी, उदाहरण के लिए यूएस की ब्याज दरें फिक्स हैं, तो चाहे सरकार ब्याज दर बढ़ा दे, लोग अपनी फिक्स ब्याज दर का ही भुगतान कर रहे होते हैं। हाँ, तो मेरा ख्याल से ये कई फैक्टर्स का मिला जुला असर है, क्योंकि बड़ी पहेली ये थी कि 2023 में मंदी क्यों नहीं हुई, इसके बावजूद कि फेडरल रिजर्व ने इतनी आक्रामकता से ब्याज दरें बढ़ाई पिछले कुछ वर्षों से। और वो पहेली का आंशिक समाधान ये है कि भले ही फेड ब्याज दरें बढ़ा रही थी, बहुत सारे यूएस कंज्यूमर, यूएस कॉरपोरेशंस, उन्होंने ब्याज दरें और फिक्स रेट पे फिक्स कर ली थी। राइट। अगले 5-7 साल और कंपनियां जानती हैं, उन्होंने इन फिक्स्ड ब्याज दरों को 10 साल से भी ज़्यादा समय के लिए ले रखा है, इसलिए उन्हें ऊंची ब्याज दरों का असर वहाँ नहीं लगा। लेकिन अगर ब्याज दरें ऊंची बनी रही तो असर होगा, क्योंकि आपको दोबारा फाइनेंस करवाना पड़ेगा और हर साल कुछ लोगों को नए लोन्स की ज़रूरत जो पड़ेगी, तो धीरे धीरे असर पड़ेगा। तो मेरा अनुमान यही है कि ये लंबी जंग होगी, जिसके बारे में हम पिछले साल भी बात कर चुके हैं। हाँ, जो ये है कि आपको मंदी तो देखने को मिलेगी, पर वह समय के साथ खिलेगा। ये वैसे तेज झटके जैसा नहीं होगा जैसे हमें 2007-2008 में मिला था, जहाँ पे ब्याज दरों में बड़ी उछाल आई, बहुत से लोग प्रभावित हुए और हमें बड़ी मंदी का सामना करना पड़ा। देखो, औचक गिरावट कभी भी हो सकती है, लेकिन यही मेरी मुख्य भविष्यवाणी है और शेयर मार्केट पहले से ये दिखा रहा है। बात रही शेयर बाजार की, तो भारत के लिए थोड़ी चिंता की बात है, क्योंकि आप कहते हो ना कि भारत के जोखिम ऊंची उम्मीदों से हैं, जो कि भारत का शेयर मार्केट का मूल्यांकन दुनिया में सबसे महंगा है। हमारे शेयर मार्केट का मूल्यांकन 22 है, ये पी अनुपात है, यूएस 20 और बाकी दुनिया सिर्फ 14, तो हम 22 हैं और बाकी दुनिया 14। तो क्या उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं और आपको किस बात की चिंता है? हाँ, मैं कहूँगा कि सामान्य तौर पर भारत के लिए आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी लग रही है, तो हमने इसके बारे में बात की है। लेकिन मेरी केवल चिंता ये है कि इनमें से बहुत कुछ शायद दाम में पहले से ही शामिल हो, क्योंकि उम्मीदें बहुत ऊंची हैं और भी भारत में अस्थिरता बहुत कम है। सच कहूँ तो आज का भारतीय शेयर बाजार की अस्थिरता तकनीकी तौर पर दुनिया में सबसे कम है, तो ये बाजार सबसे महंगा है और सबसे कम उतार चढ़ाव वाला भी है। उतार चढ़ाव पे गौर करें तो क्या इससे आपको निराशा होती है? आप तो वॉलेटिलिटी से पैसा कमाते हैं ना? नहीं, दरअसल हाँ, नहीं, आप तो लॉन्ग टर्म हो। हाँ, इतनी ज़्यादा रिटेल सट्टेबाजी चल रही है शेयर बाजार में, काफ़ी लोग फ्यूचर्स और ऑप्शंस कर रहे हैं। रिटेल सट्टेबाजी काफ़ी ज़ोरों पे है शेयर बाजार में, तो ये कुछ बातें हैं जिन पे ध्यान रखने की ज़रूरत है और सतर्क भी रहना है। भले ही आर्थिक मूलभूत सिद्धांतों की स्थिति ठीक ठाक नज़र आ रही हो, उम्मीदें बहुत ऊंची पहुंच गई हैं और भारतीय शेयर बाजार की कीमत में काफ़ी संतोषजनक मान्यता बस गई है। मेरा मतलब थोड़ी बहुत चिंता की बात है, लेकिन अगर आम तौर से देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था ठीक चल रही है,
लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या हमें 6%, 7% के साथ खुश होना चाहिए? मध्यम विकसित देश बनने के लिए हमें 12% की ज़रूरत है। अगर हम बैठकर कहें कि 6% बढ़िया है, ठीक है कि दूसरे देशों से बेहतर है, पर हमारी बेस नीची है और 6% से हम वैसे नहीं बढ़ पाएंगे जैसे चीन बढ़ा है। हाँ, पर मेरे कभी ऐसी उम्मीदें नहीं रहीं। तो आप ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि शायद आपको मालूम है। आपको भरोसा नहीं है तो वो मतलब मुझे पूरा यकीन है। 12%। मैं हमेशा कहता हूं कि भारत आशावादी और निराशावादी दोनों को निराश करता है। तो मेरा मानना है कि जहां तक मेरा सवाल है, मैं हमेशा से इस तथ्य पर ध्यान देता आया हूं कि इस देश की राजनीति को देखते हुए आपको मालूम है, ये जैसे चलता है कि इन दरों पर बढ़ना हमेशा से बहुत होना था। चलो बढ़ते हैं एक बहुत बड़े पूर्वानुमान की ओर, जो आप यूरोप के बारे में कर रहे हो, जो हर जगह पीछे छूट गया है, और आप कह रहे हैं कि यूरोप के लिए वापसी का समय आ गया है। 2011 से शुरू होकर अर्थात 12 और 13 साल से यूरोप यूएस के पीछे रहा है। तब तक तो चल रहे थे साथ साथ, फिर अचानक से एक गैप आ गया और अब आप कह रहे हो कि यूरोप वापसी करने वाला है, और आपने यूरोप के लिए कुछ पॉजिटिव बातें बताई हैं। ज़रा हमें भी इन पॉजिटिव बातों के बारे में बताओ। मेरा ख्याल है कि लोग यूरोप के बारे में काफ़ी नेगेटिव बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं ठीक भी है। आप यूरोप का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो सब काफ़ी बुरी अवस्था में है, पर मेरा कहना यह है कि आज की तारीख में यूरोप से उम्मीदें काफ़ी कम हैं और यूरोप से पहले ही गंभीर मंदी का सामना कर चुका है। तो सबसे पहली बात जो आपने कही, यूरोप की सेविंग्स यूएस से कहीं ज़्यादा है। तो मैंने कुछ कारणों की लिस्ट दी है जो बताती है कि शायद यूरोप हमें अच्छे से हैरान कर सकता है। क्या आप उस सूची को हमारे साथ शेयर करेंगे? एक तो मैंने ये कहा है कि सेविंग्स रेट है ना, जैसा कि आप जानते हैं बहुत सरकारें भरपूर मात्रा में स्टिम्युलस देती। अमेरिका में कंज्यूमर्स ने स्टिमुलस पाया और ज़्यादातर सब खर्च कर दिया। यूरोप की बात करें तो लोगों ने काफ़ी बचत कर ली है क्योंकि वे ज़्यादा सावधानी बरतते हैं, तो उनकी जो सेविंग्स है वो ज़्यादा बड़ी है। और आपने ये भी कहा था कि उम्मीद जगी है भावी समय के लिए कि यूरोप की महंगाई अमेरिका से ज़्यादा गिरी है। महंगाई अब काफ़ी नियंत्रण में है। बात यह है कि नियंत्रण में होने के अलावा यह बहुत ऊंची स्तरों से गिरी है। हाँ। यूक्रेनियन एनर्जी संकट से मुश्किलें बहुत बड़ी थीं। हालांकि पहले ऊर्जा संकट की समस्या थी, अब जब यह समस्या पीछे छूट गई है तो ग्राहकों के लिए कुछ हद तक स्थिति सुधरी लग रही है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यूरोप में महंगाई की दर बहुत तेजी से गिरी है। फिर यूरोप में वेज ग्रोथ बढ़ रही है। तो जो फैक्टर है ना, खरीदने की शक्ति बढ़ी है महंगाई कम होने की वजह से, तो यही हो रहा है। और आखिर में जो पॉइंट मैंने उल्लेख किया था वो ब्याज दरें हैं। हाँ, ये तो बड़ा दिलचस्प है। वहाँ यूरोप में बहुत फ्लेक्सिबल ब्याज दरें हैं। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, तो ये उस बाजार की बनावट है। तो उन्होंने शॉक ज़्यादा झेला है, पहले ही सोख लिया, कम से कम उस हिस्से को अमेरिका की तुलना में। ये कुछ वजहें हैं जिसकी वजह से मेरे ख्याल से यूरोप को ऊपर उठने का मौका मिल सकता है। आप कह रहे हैं कि यूरोप से उम्मीदें बहुत कम हैं। हाँ, ये आखिरी पॉइंट है। मुझे पता है मुझे बहुत पुशबैक मिलेगा कि यूरोप के बारे में सकारात्मक कैसे सोच सकते हो। क्या आपने नहीं देखा कि वहाँ पर क्या हो रहा है और हालात कितने भयानक हैं? और हर बार जब लोग यूरोप के बारे में कुछ अच्छा कहते हैं तो वो कभी काम नहीं करता, क्योंकि जैसा आप दिखा रहे हैं अब पिछले 10 या 15 सालों से यूरोप लगातार निराश करता आ रहा है। राइट। मेरे एक दोस्त ने 10 साल पहले ग्रीस में एक होटल खरीदा था और वहाँ हालत बहुत बुरी थी, और अब ग्रीस पूरे यूरोप में सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गई है। ये भी हमने पिछले साल बात की थी। यूरोप में भी कई उभरते देश और जगह हैं। हम यूरोप की बात ऐसे करते हैं जैसे हम इंडिया की करते हैं, एक ही चीज़ समझ के, लेकिन वहाँ पे भी बहुत भिन्नता है। जैसे इंडिया में भी दक्षिण के राज्यों का अलग मिजाज है बाकियों के मुकाबले। यूरोप में तो कुछ ईस्टर्न यूरोप के देशों में बड़ा अंतर होता है, या फिर कुछ देश जैसे कि ग्रीस। जो ग्रीस आज करता है यूरोप कल करेगा, तो अभी वह अच्छा कर रहा है, बाकी सभी पकड़ लेंगे। जब हमने ये शो शुरू किया था तब दुनिया में इसकी स्थिति सबसे बुरी थी, और अब इसे देखें, अर्थव्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है इसका। बढ़ते हैं चीन की ओर। इस मुद्दे पर आप सही थे शुरू से, और बाकी दुनिया के मुकाबले आपने अलग ही राय रखी थी, लेकिन आप कह रहे हैं चीन पीछे हट रहा है। दुनिया के बाकी हिस्सों के मुकाबले अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है। ग्राफ से देखो, पहले तो अमेरिका और चीन की अर्थव्यवस्थाओं के बीच फासला कम हो रहा था, लेकिन अब चीन गिर रहा है तो ये फासला बढ़ता जा रहा है। तो ये गैप है चीन के पिछड़ने और उसकी और अमेरिका की अर्थव्यवस्था के बीच बढ़ते फासले की।
और चीन हमेशा चाहता है कि वो अमेरिका को पछाड़ दे, लेकिन ऐसा मुझे बताया गया है कि ये वही ग्राफ है जिसे चीन के पॉलिसी मेकर्स बड़े ध्यान से देखते हैं। राइट और मुझे पता है कि कुछ पश्चिमी एकेडमिक्स को परचेसिंग पावर पैरिटी देखना पसंद है बजाय नॉमिनल डॉलर एक्सचेंज रेट के। चीनी पॉलिसी मेकर्स इसे ही देखते हैं क्योंकि वे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं, उनकी यही महत्वाकांक्षा है और यहाँ वे इसी रास्ते पर थे। उन्होंने अमेरिका के साथ लगभग फासला समाप्त कर दिया था, बस 30% का फासला बचा था। पर पिछले कुछ सालों में, खासकर पिछले साल, चीनी अर्थव्यवस्था काफ़ी पिछड़ती जा रही है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था है जो मजबूत रही है, तो गैप बढ़ता जा रहा है ग्लोबल हिस्सेदारी में भी। अगर आप देखें, और मैंने इसके बारे में लिखा था, चीन पिछड़ रहा है, अमेरिका अच्छा कर रहा है और कुछ और देश हैं, भारत, इंडोनेशिया, पोलैंड, मेक्सिको, ये देश इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। एक मुख्य बात जो एकदम चौंकाने वाली है, जिसकी आपने भविष्यवाणी की और उजागर किया है, वह यह है कि कितना हद तक चीन की वृद्धि को बहुत सारे विदेशी निवेश FDI से भी मदद मिली है। और अब आप कह रहे हैं कि कैपिटल चीन से निकल रही है। नेट FDI पहली बार नेगेटिव है, नेगेटिव। अगर आप वो ग्राफ देखें तो वे नेगेटिव अवधि में गिर रहे हैं, माइनस, जानते हो, लगभग 10 अरब डॉलर। चीन के लिए ये बहुत बड़ा बदलाव है क्योंकि पिछले कुछ दशकों में चीन के उछाल के दौरान कुछ क्वार्टर्स में कुछ ऐसा हुआ है। चीनी अर्थव्यवस्था ने एक क्वार्टर में 100 अरब डॉलर का FDI आकर्षित किया था, एक पर्टिकुलर क्वार्टर में। अब ध्यान रखो, जैसे भारत में होता है, हमें पूरे साल में लगभग 50 अरब डॉलर मिलते हैं, चीन को हर क्वार्टर में 100 अरब डॉलर मिल जाते थे। लेकिन अब जो माहौल बदल रहा है, जब से चीन के लिए FDI का डाटा रिकॉर्ड होना शुरू हुआ है, तब से पहली बार इतिहास में पिछले क्वार्टर के डाटा में वहाँ नेगेटिव आंकड़े थे। ये बहुत बड़ा बदलाव है। चीन से 11 अरब वापस हो गए। तो इससे साफ पता चलता है कि कैपिटल कैसे पुनर्वितरित हो रही है और किन देशों को फायदा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सारी पूंजी बस वापस जा रही है। अगर आपको एक क्वार्टर में 100 अरब आ रहे हैं, कि हर क्वार्टर में नहीं पर कुछ क्वार्टर्स में इतना आए, तो विकास दर पर अवश्य असर होगा और GDP ग्रोथ 12% को छू जाएगी। तो अगर हमें भारत को 12% ग्रोथ चाहिए तो हमें 400 अरब डॉलर FDI लाना पड़ेगा। पूर्वी एशियाई देशों को देखिए, अपनी टॉप ग्रोथ के दौरान उनको GDP का 3 से 4% FDI मिल रहा था। हमारे नंबर सुधरे हैं पर अभी भी 1% है, हमें 4 गुना जरूरत है। ये बड़ा अच्छा आंकड़ा है। चलो आगे बढ़ते हैं उस बिंदु पर जिसकी आप अभी बात कर रहे थे, और वो है उन तारों के बारे में या उन देशों के बारे में जो चीन के बाहर उभर रहे हैं FDI का हिस्सा ग्लोबल FDI के तौर पर। सिर्फ प्रतिशत ले लो, देखो हाल के बदलावों को। बहुत सारे FDI वियतनाम को जा रहे हैं, 1.2 तक पहुंच गया। चिले 1.8, ये तो दुगने से भी ज्यादा है, 2.5 गुना। हाँ, ग्लोबल FDI की हिस्सेदारी। इंडोनेशिया 1 अंक से बढ़कर 1.8 हो गया है, यानी कि लगभग दुगुना हो गया है। पोलैंड 0.8 से 2.4 हो गया, मतलब 3 गुना हो गया इसमें। ये तो पूर्वी यूरोप का सितारा है। पूर्वी यूरोप का सितारा, हाँ, बिल्कुल सही है। मुझे तो पता ही नहीं था। भारत भी 2.4 से बढ़कर 2.8 हो गया, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन सुधार तो है। और मेक्सिको 2 से 4.2 हो गया। आखिरकार मेक्सिको का समय आ गया है। लगभग ये होना चाहिए था कि US हमेशा से कॉम्पिटिटिव बना था, पर मेक्सिको खुद के पैर पर गोली मारता रहा है, पर आखिरकार अब फायदा हो रहा है। सच में है। और ब्राज़ील भी 3.8 to 4.7, यानी कि बहुत बड़ी वृद्धि है। तो जिस बारे में आप बात कर रहे हैं, सितारे चीन के बाहर उभर रहे हैं, कैपिटल चीन छोड़कर दूसरे उभरते बाजारों में जा रही है और चीन नीचे जा रहा है, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। कुल पूंजी प्रवाह में शेयर बाजार के निवेश सहित अन्य प्रवाह भी शामिल हैं। हाँ, और FDI बस बैलेंस ऑन ऑफ पेमेंट्स का एक छोटा हिस्सा है, और ये तो बड़ी कैटेगरी है। देखो ना यहाँ कि अमेरिका में ब्याज दरें ज़्यादा होने के बावजूद और इमर्जिंग मार्केट्स के खिलाफ जो बातें हुई उनके बावजूद अच्छा खासा पूंजी प्रवाह हो रहा है। और मुझे लगता है कि इस साल 2024 में अगर डॉलर कमज़ोर होता है तो हमें ज़्यादा पूंजी प्रवाह देखने को मिलेगा। आपकी यही भविष्यवाणी है ना, डॉलर कमज़ोर होने की। आप तो अपने आप में ही भविष्यवाणी कर रहे हो। तो आपने कहा था ना कि डॉलर के गिरने की रफ्तार तेज़ हो सकती है। सच में अमेरिकी डॉलर के डाउन साइकिल्स देखें तो ग्राफ पर 6 से 7 साल चलते हैं। एक बार 7 साल का डाउन साइकिल था, एक बार 6 साल का था, और इस बार डॉलर का डाउन साइकिल शुरू ही हुआ है, तो ये कुछ और सालों तक चल सकता है। और आप ये भी कह रहे हैं ना कि लोग पूछते हैं क्या डॉलर का कोई विकल्प है। मतलब आप तो बोल रहे हैं कि डॉलर गिरेगा पर उसका कोई विकल्प ही नहीं है, पर ऑल्टरनेटिव्स भी तो सामने आ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने ये कहा था कि अब बैंक सोने को पहले से कहीं ज़्यादा स्तर पर खरीद रहे हैं। ये एक तरह से विकल्प है, मतलब सोना डॉलर के मुकाबले बैंक रिजर्व के लिए एक विकल्प है। हाँ, तो एक बात जो हम पहले भी बात कर चुके हैं
वो ये कि मेरा मानना है कि एक बड़ी भू राजनीतिक गलती जो अमेरिका ने की थी वो ये थी कि उसने रूस पर सन 2022 में जैसे प्रतिबंध लगाए थे, जिससे उन्होंने रूस को अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट सिस्टम से लगभग बाहर कर दिया था, उनके विदेशी मुद्रा भंडार को जब्त कर लिया। ढंग से देखें तो यह सही हो सकता है, पर इसे हुआ क्या, कई देशों में डर पैदा हो गया कि अगर अमेरिका ऐसा कर सकता है और फाइनेंशियल सिस्टम पर इतना ज़बरदस्त कंट्रोल है तो कहीं वे हमारे साथ भी ऐसा एक दिन न कर दें। तो मेरा कहना ये है कि यही वजह है कि केंद्रीय बैंकों में ये बात चल निकली कि हम इतने डिपेंडेंट नहीं रह सकते यूएस डॉलर पर। हम अपना ज़्यादातर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यूएस डॉलर में नहीं रख सकते। पिछले साल के आपके रिव्यू में आपने कहा था कि डॉलर कमज़ोर होगा, जो बाकियों ने नहीं कहा था, और अब आप कह रहे हैं कि गिरावट जारी रह सकती है। दरअसल तेज़ी से। तो क्या आपकी छुट्टियां अब सस्ती हो जाएंगी? अरे हाँ, गिरावट दरअसल तेज़ी पकड़ सकती है। वास्तव में ये इसके विपरीत है। अमेरिका में बसने वाले के रूप में मैं यह विचार रखता हूँ कि पहले की तुलना में डॉलर का सस्ता होना अधिक फ़ायदेमंद है। और सोने के मजबूत होने का क्या? लोगों को सोने में निवेश करना चाहिए? या मैं समझता हूँ आमतौर पे सोने में कुछ निवेश रखना समझदारी होती है, क्योंकि लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं। आपको पता है आज की समस्या ये है कि पहले अगर कोई मुद्रा गिरती थी तो लंबी अवधि के पर्सपेक्टिव से कुछ दूसरी मुद्राओं की तरफ लोग उत्साहित होते थे। इस बार समस्या ये है कि अमेरिकी डॉलर के उतने विकल्प नहीं हैं, क्योंकि चीनी विकल्प होना चाहिए था। चीनी अर्थव्यवस्था है ना, क्या है, अभी भी 17% ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा है। चीन का हिस्सा ग्लोबल पेमेंट सिस्टम में बहुत कम है। कोई भी असल में चीनी करेंसी रखने पर भरोसा नहीं करता जब देखो कि वो किस चीज़ से बैक्ड है। तो क्या रखोगे? तो गोल्ड जैसी चीज़ें मुझे लगता है ऐसे विकल्प हैं जो कि सेंट्रल बैंक्स रख रहे हैं। और दूसरी छोटी करेंसी स्विस फ्रैंक, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, ये कुछ ऐसी करेंसी हैं जहां लोग विविधीकरण कर रहे हैं। अगर आपको चीन के प्रतियोगी में से किसी एक स्टार को चुनना हो तो कोई एक है या फिर कई होंगे? मुझे लगता है बस एक को चुनना बहुत मुश्किल है। साइज़ के हिसाब से तो भारत के पास साइज़ तो है, पर हम जानते हैं कि क्या भारत के पास 10-12% की ग्रोथ रेट्स लागू करने के लिए पॉलिसी मिक्स है? तो मुझे लगता है भारत को कुछ बड़ा करना होगा। मेरे ख्याल से यूएस वालों ने मन बना लिया है कि स्ट्रेटेजिक नज़रिए से उन्हें चीन से रिस्क कम करना है। मसला ये है कि किन देशों में वो स्केल है जो उन्हें चीन का विकल्प दे सके। फिलहाल कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पैमाना हो तो वो अपना दांव फैला रहे हैं। लेकिन भारत वो तार्किक विकल्प हो सकता है जहां इतना बड़ा पूंजी निवेश हो सकता है, अगर यहाँ बिजनेस करना इतना आसान होता। राइट, जबरदस्त मौका। ओके, आपकी सेकंड लास्ट भविष्यवाणी। नंबर 9, आपने कहा था कि एआई स्टॉक्स में जो हाइप है उन्हें रियलिटी चेक मिलेगा। मुझे एआई बेहद पसंद है। मेरे ख्याल से इसके बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, पर आप कह रहे हैं कि लोगों ने इसे ज़्यादा तरह से महत्व दे दिया है। तो आप कह रहे हैं कि वास्तव में कंपनियों के लिए एआई से कमाई करना समय लेगा, बाकी सबकी तरह से इसमें भी वही देरी और कमाई होती दिख रही है जो पहले की टेक क्रांतियों में देखी गई थी। और एआई के अलावा बाकी टेक सेक्टर कहीं ना कहीं मंदी में है। उदाहरण के तौर पर आपने कहा एआई के बाहर टेक में मामूली मंदी है। 2023 में टेक में रोज़गार कम हो गए, वरना यूएस के अन्य सेक्टर में, यूएस में मजबूत साल रहा है, मजबूत वर्ष के लिए। जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर में 70,000 जॉब्स खत्म हो गए, 71,000, जबकि यूएस के गैर टेक सेक्टर में 2.9 मिलियन जॉब्स बनाए गए। तो ये बिल्कुल अलग बात है। हाँ, तो देखा जाए तो एआई ने सारा नज़रिया बदल दिया है। अच्छा, मुझे लगता है कि एआई भी शामिल है ना, जो कि टेक सेक्टर आमतौर पर मिनी मंदी में है और यही डेटा बताता है। हाँ, लेकिन ये स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस में नहीं झलकता, क्योंकि पूरा ध्यान एआई लहर पर केंद्रित हो गया है। और मैं जो एआई पे कह रहा हूँ वो ये नहीं है कि एआई असली नहीं है, ये तो बहुत बड़ी क्रांति है। लेकिन अगर आप इंटरनेट क्रांति को भी देखें, हाँ, और ये आपको पता है उस हिसाब से वो यहाँ था 2000 में, और किसी ने नहीं कहा कि ये भयानक है, पर वो शानदार था। मुनाफा पाने में समय लगा, हासिल करने में वक्त है लगा, ना? उसे कई साल लग गए। जैसे कि एप्पल या यहाँ तक कि गूगल और दूसरी कंपनियां, उन्हें लगभग 2009-10 में उड़ान भरना शुरू किया। तो मेरा कहना यह है कि एआई के बारे में बहुत चर्चा हुई, राइट, जिसने कई स्टॉक्स को उठा दिया, खासकर ये मेगा कैप टेक स्टॉक्स, चाहे वो ऐसी कंपनियां हों जिनका अभी तक एआई में कोई अनुभव नहीं है, जैसे कि एप्पल, अमेजॉन। उन्होंने एआई में अब तक कुछ नहीं किया है, लेकिन लोगों की बैटिंग से वे उठे हैं कि वो बड़ा धमाल करने वाले हैं, जैसे एप्पल अपना फ़ोन लेकर आया है। उनके पास एआई वाली चीज़ें होंगी और मेरा मानना है कि इन कंपनियों को मोनेटाइज करने में समय लगेगा।
और 2024 में आपको असलियत का अंदाज़ा लग जाएगा कि अरे उन्हें इसे पैसा बनाने में समय लगेगा और शायद ये आने वाले सालों में निवेश करने के लिए बेहतरीन जगह नहीं होंगी। भारत, हम सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छे हैं। मेरे ख्याल से हम दुनिया में सबसे तेज़ दिमाग वाले लोग हैं। जब कोई भारतीय भारत छोड़कर जाता है वह शानदार काम करता है। हम टेक और असल में राजनीति में भी लीडर हैं। फिर भी आपका कहना है कि भारत में एआई को छोड़कर टेक्नोलॉजी क्षेत्र में इस वर्ष मंदी देखने को मिली है। वही ट्रेंड यहाँ काफ़ी तेज़ था। आप कह रहे हो कि भारतीय टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फंडिंग गिरकर 25.8 और फिर 7 बिलियन हो गई। ऐसा होगा क्या कि ये सिलसिला चलता रहेगा या फिर भारत भी इस एआई सॉफ्टवेयर में कूद पड़ेगा? आखिरकार होगा, लेकिन मेरा कहना ये है कि ग्लोबल टेक सेक्टर में चलन जारी रहेगा। मुझे नहीं लगता कि टेक सेक्टर जल्दी से अपने मंदी के दौर से बाहर निकलेगा, मिनी मंदी वाला दौर भी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बहुत सारी ज़रूरत से ज़्यादा बातें बना ली गई थी। और भारत के मामले में भी अगर आप नए ग्रेजुएट्स की नवीनतम नौकरी के ट्रेंड्स पर गौर करें तो मैंने कहीं पढ़ा था कि सिर्फ 10 से 15% नए ग्रेजुएट्स को ही नौकरी मिलने की संभावना है, और वह भी इसीलिए क्योंकि टेक सेक्टर ग्रेजुएट्स को नौकरी और उच्च वेतन देने वाला एक बड़ा अवशोषक है। पर फिर भी आंकड़े बताते हैं कि तकनीकी सेक्टर में नए लोगों की भर्ती में बड़ी कमी आ रही है। ग्लोबली टेक में एक मिनी मंदी चल रही है। एआई और वो 7-8 स्टॉक्स से ढक लेते हैं क्योंकि वो तो अलग ही लीग में हैं। उन 7 स्टॉक्स का उदाहरण दो ना, जिन्हें मैग्निफिसेंट 7 कहा जाता है। आपके पास एनवीडिया है जो स्टार कंपनी है और चिप्स से कमा रहे हैं। वो पैसा कमा रहे हैं, एआई की वजह से पैसा कमा रहे हैं और लोग इसको लेकर अभी भी बहुत आशावादी हैं। फिर आपके पास अल्फाबेट, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के साथ, जिसे एक भारतीय चलाता जो काफ़ी एआई का अनुभव रखते हैं, तो वो भी वहाँ हैं। तो वो 3 शेयर हैं मान लो। और फिर एप्पल और अमेज़ॉन हैं जिन्होंने एआई में ज़्यादा हिस्सा नहीं रखा है, पर इस एआई लहर से वे भी उठाए गए हैं क्योंकि लोग जानते हैं उनके पास पैसा है और वे इसे खर्च करने की ताकत रखते हैं। और फिर आपके पास कुछ और शेयर हैं जैसे कि मेटा, आपको पता है फेसबुक का मालिक, और फिर आपके पास है टेस्ला। तो ये वही हैं जिन्हें मैग्निफिसेंट 7 के तौर पर जाना जाता है। ओके। और बहुत बड़ी कंपनियां जिनकी मार्केट कैप सैकड़ों अरब डॉलर या खरब डॉलर में है, और ये वो स्टार अमेरिकी कंपनियां हैं जिन्होंने अमेरिकी बाजार को ऊपर उठाया और वो एआई की लहर पर सवार होकर पिछले साल। तो क्या इसका मतलब है कि इंडिया को भारतीय टेक में पिछले 2 सालों से आई गिरावट को देखते हुए जल्दी से एआई पे ध्यान देना चाहिए और हम इसमें बहुत अच्छे हो सकते हैं? हाँ, जल्दी करनी चाहिए। हम कर सकते हैं, पर ये बहुत मुश्किल है उस टेक्नोलॉजी को हासिल करना और उस पैमाने पर काम कर पाना, राइट? इसीलिए बाजार की सोच बस कुछ ही कंपनियों पर है जो ये कर रही हैं। अब आपकी 10वीं भविष्यवाणी है और फिर हम इन सभी का जल्दी से समरी ले लेंगे। ये बिल्कुल अनपेक्षित है। आप कह रहे हैं कि पश्चिमी मूवीज़ में राजनीतिक एजेंडा है और राजनीतिक एजेंडा फिल्मों को नुकसान पहुंचा रहा है। हॉलीवुड की बॉक्स ऑफिस विजिट्स पिछले 20 सालों से लगातार घट रही हैं और अभी भी काफ़ी कम हैं। और इंडिया में हम देख रहे हैं कि रिलेटिवली भी गिरावट आ रही है क्योंकि क्रिकेट तो धूम मचा रहा है। इंडिया में ज़्यादा क्रिकेट और कम बॉलीवुड। आईपीएल के ब्रॉडकास्ट राइट्स की कमाई 0.1 से बढ़कर 1.6 बिलियन हो गई है और बॉलीवुड की बॉक्स ऑफिस आमदनी सिर्फ 0.4 से बढ़कर 0.85 हो पाई है। और ये 15 साल से ऊपर की बात है। बिल्कुल। 15 सालों में आप उम्मीद करेंगे कि बहुत ज़्यादा हो। वो तो है। तो मेरा मानना है कि बात यही है कि लोग पहले की तरह फिल्में देखने क्यों नहीं जा रहे, इस पर बड़ी चर्चा हो रही है। और जो लोकप्रिय जवाब है कि स्ट्रीमिंग की वजह से है। दूसरी तरह के मनोरंजन भी मौजूद हैं। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक बड़ी अंडर एप्रिशिएटेड वजह ये है कि बहुत सारे फिल्म निर्माता मनोरंजन की कला भूल गए हैं क्योंकि उनका अपना एजेंडा है, उनका अपना एक राजनीतिक एजेंडा है। बॉलीवुड में बहुत लोग, क्या आप बोल रहे हैं वो? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि वॉक होना या थोड़ा बाईं ओर होना पसंद करते हैं, और वो ये दिखाना चाहते हैं। और मेरे लिए एक जीता जागता उदाहरण था जब मैंने ये फिल्म नेपोलियन देखी। ये एक महान सम्राटों में से एक के बारे में है। ठीक है। और पूरी फिल्म उसको ऐसा एक चिड़चिड़ा बुजुर्ग व्यक्ति बनाने पे फोकस करती है जिसमें कुछ भी अच्छाई नहीं थी, सिर्फ युद्धों की संख्या और उन युद्धों में मरने वाले लोगों की संख्या को छोड़कर। लगभग उतना ही बुरा जैसे चर्चिल। मेरा मानना है कि फिल्म में उन्होंने उसको वैसे ही दिखाया है और मुझे लगता है ये बहुत ही गलत चित्रण था। फिल्म अच्छी नहीं चली और ये भी एक रोचक तथ्य है, ठीक है, बट फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और मेरे कई दोस्त इसे देखने नहीं गए क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा होगा और वो इतिहास की गलत पढ़ाई नहीं चाहते थे, चाहे वो उनके लिए हो या उनके बच्चों के लिए। तो पूरा पॉइंट ये है कि हॉलीवुड मुसीबत में है कई कारणों से, लेकिन एक कम चर्चित कारण ये है कि उसमें एक राजनीतिक एजेंडा भी है
और भारत में भी कभी कभी मुझे ये लगता है हमारी फिल्मों का क्या, वो वोक नहीं है, ये दूसरे सिरे पे है ये दूसरा सिरा है। लड़ाई। हम जो करना चाहते हैं पर ये समझना होगा कि ये एक खास धड़े को संतुष्ट करता है ना, मगर ये सबको वापस सिनेमा घर तो नहीं लाता। और मुझे लगता है ये बहुत सच है, खासकर अमेरिका में। और क्रिकेट का क्या? हाँ, क्योंकि इसमें कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, ये बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, तो क्रिकेट में आपकी अपनी आंतरिक राजनीति हो सकती है, बट मुझे लगता है यह काफ़ी लोकतांत्रिक है, इतना कि बॉलीवुड में 30-40 वर्षों से वही कुछ चुनिंदा सितारे अपनी चमक और चाव बनाए रखे हैं। नेपोटिज्म वगैरह पे तो बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन जब बात क्रिकेट की आती है तो ऐसे लोग भी आते हैं जो कि बेहद साधारण बैकग्राउंड वाले छोटे शहरों से होते हैं और वे निकल कर आगे बढ़ते हैं। और आईपीएल तो बहुत बड़ी क्रांति रही है, क्योंकि मुझे तो शक है अगर आईपीएल ना होता तो लोगों के पास लंबे फॉर्मेट को देखने का ज़्यादा धैर्य नहीं है अब। पर आईपीएल ने तो क्रांति ही कर दी और उसकी कीमत दिख रही है। जब आईपीएल शुरू हुआ था तब $1 बिलियन का भी नहीं। आज आईपीएल की कीमत $15 अरब के करीब है। 15 अरब की तुलना में 1 अरब, यहाँ तक कि 1 दशक से भी कम समय में। और जहाँ तक फिल्मों की बात है, पता है ग्रोथ बड़ी ही मामूली रही है और हमारे पास अच्छा साल रहा 2023 की तरह। लेकिन 2023 में भी बॉलीवुड से ग्लोबली डॉलर में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 2019 के मुकाबले ज़्यादा नहीं था। राइट। और हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है जो चीज़ें ठीक नहीं चल रही, न कि ये भ्रम पालना चाहिए कि बस समय की बात है, तब तक ऑडियंस वापस आ जाएगी। चीज़ों को बदलना होगा। मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं था, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अब आपको मेरे जैसे लोगों के लिए सारे 10 पॉइंट संक्षेप में बताने होंगे। आपका पहला पॉइंट। हाँ, तो जैसा मैंने कहा था कि लोकतंत्र के लिए ये सबसे बड़ा साल है, ये तो फैक्ट है, आंकड़े यही दिखाते हैं। इसका मतलब क्या है? मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि एक बहुत सारे नेता, खासकर पश्चिमी लोकतंत्रों में, उनकी मंजूरी दरें काफ़ी कम हैं। राइट। और इतनी कम मंजूरी दरें होने के कारण उम्मीद करें कि उनमें से कई चुनाव में हार जाएंगे जो दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये पहला निष्कर्ष है। बहुत सारे बाहर फेंके जाएंगे। जैसे हमने कहा एंटी इनकम्बेंसी एक भारतीय टर्म अब ग्लोबल हो गया, हाँ, ट्रेड की तरह। तो ये पहला है। दूसरी बात यह है कि राजनेता बनाम निवेशक हो सकता है, ये एक एपिक टक्कर हो सकती है। और तथ्य ये है कि बहुत सारे राजनेता हैं, चुनाव भी हो रहे हैं, बस इसलिए। हाँ, जैसे कि इतने सारे चुनाव हो रहे हैं, नेताओं की पसंदगी कम हो रही है और आमतौर पर चुनाव के साल में नेताओं का खूब खर्च करने का रुझान दिखता है और बजट डेफिसिट पहले से ही बहुत ज़्यादा है। महामारी से पहले की तुलना में चाहे अमेरिका हो या भारत, सभी जगह इसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है और इसलिए आपको ये समझना होगा कि कुछ निवेशक इसे पसंद नहीं कर सकते हैं। इस तथ्य की बजट घाटा इतना अधिक होने की कम से कम नेताओं पर कुछ नियंत्रण तो किया गया है। बात तो सही है। ठीक है, तीसरा पॉइंट। हाँ, पॉइंट 3 इस तथ्य से जुड़ा हुआ है कि एक बड़ा रुझान फिर से पहले वाले से संबंधित है। चुनाव आने वाले हैं और बड़ी बात यह भी है कि कुछ देशों में इमिग्रेंट्स की आमद भी बहुत बड़ी है। अमेरिका में भी हमने प्रवासियों की एक विशाल लहर देखी है और यही वजह है जिससे डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों को एक बड़ा एजेंडा मिलता है। ये किसी न किसी रूप में अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मदद करती है, क्योंकि इससे महंगाई कम होती है, लेबर की कमी दूर होती है, इससे राजनीतिक बैकलैशेस को भी ज़मीन मिलती है। याद रखो, किसी भी देश के लोग नहीं चाहते कि सामाजिक फैब्रिक ज़्यादा बदले, और वे इन्हें धमकी समझते हैं, जैसे उनकी नौकरियां छीन रहे हों, जो असल में सच नहीं है। एक बात जो मैं मानता हूं, जिसे मैं पहले कहा करता था कि कितना दुख होता है देखकर कि आईआईटी के होनहार, सबसे तेज़ दिमाग वाले छात्र विदेश जा रहे हैं। वो क्यों यहाँ नहीं रह सकते? लेकिन आपने बताया कि विदेश में बसे इंडियन प्रवासियों से जो पैसा वापस आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है और वो हमें मदद कर रहा है। सहयोग है। हाँ, बहुत ज़बरदस्त है ये कि अगर आप एनआरआई रिमिटेंसेज और एनआरआई जमा राशि को देखो, बिल्कुल, ये जीडीपी के 3% से भी ज़्यादा है। तो हाँ, ये बाकी के स्रोतों से कहीं ज़्यादा है। आपका चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट जो मैंने बात की थी वो ये था कि अभी तक हमें क्लासिकल मंदी नहीं आई है, ब्याज दरें बहुत बढ़ गई हैं। हाँ, लगा था कि अर्थव्यवस्था फट जाएगी, हमारे यहाँ ब्याज दरें खूब ऊंची हैं। मेरा कहना ये है, लोगों को आशा थी कि मंदी होगी, जो नहीं हुई। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि और धीमापन आ सकता है, क्योंकि इस बात का तो ये मतलब हुआ कि ये गुब्बारा धीरे धीरे फटेगा, क्योंकि बहुत सारे ब्याज दरों को तो फिक्स्ड दर पे लिया गया है। इसलिए असर दिखने में थोड़ी देर लगेगी, लेकिन असर आएगा, पर ये एकदम से नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा और इस तरह से होगा जैसा कि पहले से हो रहा है, बावजूद इसके कि पिछले साल अमेरिकन स्टॉक मार्केट अच्छा किया और पिछले कुछ सालों में अमेरिकन स्टॉक मार्केट कहीं नहीं गया। धीमापन आएगा पर बहुत बड़ी मंदी नहीं होगी। पॉइंट नंबर 5, अब यूरोप की वापसी की बारी है।
एक्सपेक्टेशंस बहुत कम हैं, लोग बहुत निराशावादी हैं और फिर भी कुछ वजहें हैं कि क्यों यूरोप शायद ज़्यादा मजबूत रहेगा, जिसमें हायर सेविंग्स दर से लेकर इस तथ्य तक कि उन्होंने उतार चढ़ाव वाली ब्याज दरों को काफ़ी हद तक पहले ही सह लिया है। ब्याज दरों की तुलना की जाए फिक्स्ड रेट से, जैसा कि कहा गया, जापान की तरह जहाँ की हमने पिछले साल बहुत कम उम्मीदें देखी, वहाँ जल्दी अच्छा होने की संभावना कम होती है। और आपकी अगली भविष्यवाणी नंबर 6 ही, चीन, वहाँ तो काफ़ी तेज़ी से गिरावट हुई है। पैसा चीन से जा रहा है। ग्लोबल निवेशक चीन से अपना जोखिम कम करना चाहते हैं। वहाँ तो जियोपॉलिटिकल तनाव भी खूब है, राइट। और चीन के बाहर नए सितारे सामने आ रहे हैं, राइट। और तो और विकल्प भी निकल रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि चीन में अब कुछ ग्रोथ ड्राइवर्स भी नहीं रहे हैं। चीन की डेमोग्राफिक्स की बात करें, पहली बार अब उनकी जनसंख्या वास्तव में घट रही है। घटती जनसंख्या उनके ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं है, ना ही आर्थिक विकास के लिए और ना ही आर्थिक प्रभुत्व के लिए। आपकी 7वीं भविष्यवाणी, तो चीन के बाहर जो सितारे उभर रहे हैं वो आपने समझाया। कुछ को आप जानते हैं, जैसे मैक्सिको अच्छा कर रहा है, यहाँ तक कि इंडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देश, ये सब चाइना से बाहर के देश हैं जो ग्लोबल निवेश से फ़ायदा उठा रहे हैं। भारत के लिए एक बड़ा मौका है क्योंकि हमारे पास अर्थव्यवस्था का आकार है। भारत को चाहिए कि चीन से जो पैसा निकल रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा वो अपनी ओर आकर्षित करे, खासकर FDI का हिस्सा। हाँ, अब डॉलर की गिरावट जारी रह सकती है। तो डॉलर पहले से गिर रहा है जैसा मैंने बताया, पर अगर इतिहास को देखें तो डॉलर की गिरावट शुरू होने पर ये 6 से 7 साल तक चल सकती है। पिछले 50 साल से हम फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में हैं, जहां डॉलर ऊपर नीचे हो रहा है। इसके ऊपर के साइकिल से 1 दशक तक और नीचे के साइकिल 6 से 7 साल तक चले हैं। हम इसके दूसरे साल में हो सकते हैं और आमतौर पर दूसरे साल में गिरावट और तेजी से होती है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप ये तो नहीं कह रहे कि ये कोई बहुत बड़ी बात है? यह क्रांति है। टेक में किसी भी क्रांति को पैसे में बदलने में टाइम लगता है, राइट। तो उम्मीदें काफ़ी ऊंची थीं और वो सब AI क्रांति को साकार करने वाले उन शानदार 7 शेयरों पर लाद दी गई थी जिनके बारे में हमने बात की। और मैंने कहा था कि उम्मीदें काफ़ी ऊंची हैं। अगर इतिहास को देखें तो कंपनियों को अपनी उम्मीदें साकार करने में और पैसे कमाने के तरीके को समझने में टाइम लगता है। तो मैग्निफिसेंट 7 ने AI का इस्तेमाल किया है, उनसे उम्मीद है कि वो उसे विकसित करेंगे, तो उनके शेयर की वैल्यू चढ़ गई है पर बाकी लोगों की नहीं। क्या छोटी कंपनियां भी अब AI की तरफ बढ़ेंगी? उन्हें तो करना ही है, भारत को भी करना ही होगा। हाँ, पर मेरे हिसाब से इसे पूरी तरह साकार होने में अभी समय लगेगा। जैसा मैंने कहा था, इंटरनेट क्रांति के बाद भी, जब इंटरनेट 90s में विकसित हुआ था, सच में कुछ साल लग गए थे। 10वां और आखिरी, राजनीतिक एजेंडा फिल्मों को नुकसान पहुंचा रहा है। हॉलीवुड में बिल्कुल, और शायद बॉलीवुड में भी अलग अलग किस्म के राजनीतिक एजेंडा, एक तरफ वॉक तो दूसरी तरफ उसका विपरीत। हाँ, तो मेरे ख्याल से वो कमाल है। ये एक कम पहचाना जाने वाला कारण है कि लोग पहले की तरह फिल्में देखने क्यों नहीं जा रहे हैं। और मेरा मानना है कि ये कुछ ऐसा है जिस पे ज़्यादा चर्चा नहीं होती और मैं कोई बड़ा बदलाव नहीं देख रहा। इसलिए मुझे अब भी लगता है कि चाहे हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, फिल्म उद्योग इसलिए संघर्ष कर रहा है क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा कि आखिर दर्शकों को वापस कैसे लाया जाए। और मेरा मानना है कि भारत में खूब आत्म प्रशंसा हो रही है कि 2023 में 4-5 मैसिव हिट्स आए और फिल्में वापस आ गई हैं और वगैरह। ठीक है, लेकिन डेटा देखो तो समझ में आएगा कि इसमें टाइम लगेगा, और ये टाइम लेगा, ये वो नहीं है। लेकिन इसमें और क्रिकेट में अंतर है। अब मैं कुछ करने वाला हूं जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़ सकता है, पर हम सब यहाँ आपकी नई किताब के बारे में बड़े एक्साइटेड हैं। मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा। रुचिर की एक नई किताब आ रही है, इसका नाम है व्हाट वेंट रॉन्ग विथ कैपिटलिज्म, और मुझे इसका कवर बहुत पसंद आया। रुचिर, क्या हम प्री ऑर्डर कर सकते हैं? ये जून में आ रही है और मैं इसके बारे में आपसे बात करने के लिए आना चाहूँगा। संक्षेप में भी इसके बारे में बताइए। तो इसमें मैं पिछले 100 सालों को देखता हूँ, पूंजीवाद का इतिहास और क्यों आज लोग इससे असंतुष्ट हैं, जो एक प्रचलित भावना है। अगर आप अमेरिका या कई और देशों में मूड ऑफ द नेशन पोल्स देखेंगे, खास तौर से पश्चिम में, तो लोग आर्थिक व्यवस्था से काफ़ी नाराज़ नज़र आते हैं। और मैं यह एनालाइज करने का प्रयास करता हूं कि लोग आज जिसे पूंजीवाद समझते हैं उससे इतने उपसेट क्यों हैं। और मैं कहता हूं कि आज हमारे पास जो है वह एक तरीके से अमीरों के लिए समाजवाद है, खासकर बेल आउट कल्चर और जोखिम को सामाजिक रूप से साझा किया गया है। तो आज हमारे पास जो कैपिटलिज्म है वो एक विकृत रूप है। यह वो पूंजीवाद नहीं है जिसकी मूल रूप से संस्थापकों ने कल्पना की थी। वैसे जो हमारे पास भारत में है वो अमीरों के लिए समाजवाद है, गरीबों के लिए पूंजीवाद। सोमवार हमने काफ़ी बदलाव किया है। मेरा मतलब है काफ़ी वेलफेयर वाले काम हो रहे हैं, पर मेरा मानना है कि हम अमीरों को बहुत ज़्यादा सहारा देते हैं, फाइनेंशियल लोगों को हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं और सिस्टम में इतना जोखिम नहीं रखते जितना पूंजीवाद के लिए सच्चे रूप में ज़रूरी है। और इसके परिणाम भी हैं, इससे उत्पादकता कम होती है।
इससे आय असमानता ज़्यादा होती है। इसके परिणाम हैं जो लोगों को चोट पहुंचाते हैं, और मैं कोशिश करता हूं समझाने की कि हम इस दौर तक कैसे पहुंचे। इस किताब के आने का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। बहुत शुक्रिया। मैं इस साल अपनी ज़िंदगी इन्हीं 10 पॉइंट्स पर बिताने वाला हूं, तो अच्छा होगा कि अगले साल आप 90% या कम से कम 80% सही हो। मेरी यही आशा रहेगी और वापस आने की उम्मीद भी। ठीक है, और हाँ, क्रिकेट भी ज़रूर देखूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।